भूमिगत सोने का केला। बुद्धिपुर नाम के एक गांव में केलों की ज्यादा खेत उगाते थे। वह गांव केलों के लिए बहुत ही मशहूर था। पूरे देश में बुद्धिपुर के केले एक्सपोर्ट होते थे। उसी गांव में धीरज करके एक किसान अपने बेटे पुनीत के साथ रहता था। धीरज एक ईमानदार आदमी था और सबको मदद भी करता था। उसके पास 3 एकड़ का जमीन थी जिसमें वह केले उगाता था। एक बार उसके पड़ोस में रहने वाले किशोर धीरज का खेत देखकर जल जाता है और पूरी फसल को मारने के लिए एक योजना बनाता है। इस धीरज की खेत तो बहुत अच्छा है, मुझे किसी भी तरह इसको खराब करना है। ऐसा सोचकर एक रात को जब धीरज और पुनीत सो रहे थे, किशोर आकर पूरे खेत में एसिड डाल देता है। सुबह जब धीरज आकर देखा, पूरा केले की खेत जल जाता है और खराब हो जाता है। तभी धीरज निराश होकर रोने लगता है। तभी उसके बेटे पुनीत आकर ऐसा बोलता है, पापा पापा आप निराश मत हो, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ सहायता करे। धीरज और पुनीत उस जादूगर के पास जाते हैं। जब वो दोनों उसके खेत के बारे में बोलते हैं तो जादूगर तुरंत एक जादू करके कुछ जादुई केले का बीज देते हैं और ऐसा बोलते हैं, देखो धीरज, मैं आपको कुछ जादुई केले का बीज देता हूँ, इसे तुम जमीन में गाड़ लो। ठीक 1 महीने के बाद जमीन खोद कर देखो, तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। धीरज वो जादुई बीज लेकर घर आ जाता है और ठीक जैसा ही जादूगर ने बोलता है वैसा ही करता है। जमीन में बीज को गाड़कर खूब पानी भी डालता है। कुछ दिन के बाद देखा तो उसमें कोई भी पौधा नहीं निकला। धीरज हैरान हो जाता है, लेकिन जैसा जादूगर ने बोला 1 महीने के बाद जमीन खोदकर देखता है। वहां पर खोदने पर धीरज हैरान हो जाता है, अरे ये क्या, हे भगवान, यहां पर तो एक सुरंग हो चुका है। सुरंग में जाकर देखा, वहां पर एक बड़ी सोने की केला नजर आता है। उसको देखकर धीरज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह बात पूरी गांव में फैल जाती है। एक क्रेन की सहायता से सोने की केले को बाहर निकालते हैं। सारी गांव के लोग बड़े सोने की केले को देखने के लिए लाइन लगा देते हैं। तभी धीरज उस जादूगर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दिए हुए बीज से ही मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा बोलते ही जादूगर भगवान की रूप ले लेते हैं और ऐसा बोलता है, बेटा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुमको वो सोने की केला मिला है। तुम इसी तरह काम करना और सबकी मदद करना। खुश रहो बेटा। ऐसा बोलकर भगवान गायब हो जाते हैं। तब से धीरज अंडरग्राउंड से मिला वह सोने की केले को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है, लेकिन खेत में मेहनत करना नहीं भूलता है। वुडन बाइक रेस। सूरजपुर नाम के एक गांव में एक बड़ा डिग्री कॉलेज था। उस कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी वहां आते थे। क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कॉलेज था, इसीलिए उस कॉलेज में अमीर और गरीब स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इस तरह उस कॉलेज में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप का नाम सूरजपुर सनराइजर्स था और दूसरे ग्रुप का नाम सूरजपुर रॉयल्स था। सनराइजर्स गरीबों की ग्रुप थी, लेकिन वह बहुत अच्छे पढ़ते थे। रॉयल्स का ग्रुप अमीर थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, बस हर रोज शो ऑफ करने के लिए कॉलेज आते थे। एक दिन एक सुंदर लड़की कॉलेज में एडमिशन लिया। उसको दोनों ग्रुप वाले देखकर चौंक गए। रॉयल्स का लीडर जॉनी उसे पाना चाहता था। अरे यार, कितनी सुंदर है, मैं अपनी फॉरेन बाइक दिखाऊंगा और उसको पटा लूंगा। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? कम हॉप ऑन माय बाइक, आई विल टेक यू फॉर अ राइड बेबी। तभी सनराइजर्स का ग्रुप लीडर रामू वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, हाय जी, आप नए हैं क्या? कभी आकर मिल लीजिए, पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। रीटा दोनों को देखकर ऐसी बोलती है, देखिए, मुझे ये फ्लर्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप जाकर अपना काम कीजिए। लेकिन हर रोज सनराइजर्स और रॉयल्स के बीच में रीटा के लिए झगड़े शुरू हो गए। दोनों ग्रुप के लीडर्स आपस में लड़ने लगे। अमीर रॉयल्स के पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसके ग्रुप के लड़के अच्छे अच्छे फॉरेन बाइक और फॉरेन कपड़े,
पहन के आते थे और सनराइजर्स को ताने मारते थे। लेकिन सनराइजर्स के पास है तो भी पुराना खटारा बाइक्स और फटे हुए कपड़े। इस तरह हर रोज आपस में झगड़ने लगे। एक दिन रीटा ने इन झगड़ों को बंद करने के लिए एक आइडिया निकाली। देखो, ये दोनों ग्रुप के बीच में बाइक रेसिंग लगाऊंगी। जो भी जीतेगा मैं उसी से दोस्ती करूंगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रामू उसके खटारा मोटरसाइकिल को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भाई, मेरे बाइक को बदल डालो, नहीं तो वो रॉयल्स बाइक रेस में जीत जाएंगे और रीटा उनकी हो जाएगी। एक काम करो, मैं कुछ हल्की लकड़ियां लाता हूं, तुम उन लकड़ियों के साथ मोटरसाइकिल का बॉडी बनाओ और मेरे बाइक का इंजन उसमें फिट कर दो। और एक बात, तुम एक नाइट्रोजन फायर बूस्टर भी उसमें लगा देना। रेस का दिन सभी ग्रुप के रेसर्स जॉनी और रामू भी रेडी हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जॉनी आगे निकलता है और रामू पीछे रह जाता है। सभी फॉरेन बाइक्स आगे निकल जाते हैं और सनराइजर्स पीछे रह जाते हैं। तभी रामू ने अपना नाइट्रोजन फायर बूस्टर इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाता है और ऐसा जॉनी को हराकर रेस में जीत जाता है। शर्त के मुताबिक रीटा सनराइजर्स के पास आ जाती है। जॉनी शर्मिंदा होकर सिर नीचे कर लेता है। जॉनी को शर्मिंदा हुए देखकर रामू ऐसा बोलता है, अरे रीटा, तुम जॉनी से भी दोस्ती करो। उनको पैसों का घमंड है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है रामू, ऐसा बोलकर वह तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। उधमपुर नाम के एक गांव में कैलाश करके एक आदमी रहता था। वह उसका पत्नी पूजा और बेटा प्रीतम के साथ रहता था। उसके पास जो कुछ भी थी तो वो उसकी एक खटारा साइकिल थी। उसके पास न अपना घर था न गाड़ी, लेकिन उसको हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो कोई हेलीकॉप्टर देखता तो वो ऐसे ही खड़े हो जाता। सभी लोग गांव में ऑटो और रिक्शा चलाते थे, लेकिन कैलाश उसकी साइकिल के पीछे एक ठेला जैसा लगाकर उस पर ही सबको घुमाकर पैसा कमा लेता था और वह ऐसे ही अपना घर चलाता था। एक दिन उसके पत्नी ने ऐसा बोली, अरे मुझे भी कुछ चाहते हैं, मुझे भी गहने, जेवर, साड़ियां भी खरीदनी है। जिंदगी भर ऐसा ही जियो क्या? अपना प्रीतम भी बड़ा हो रहा है, कुछ करो और घर में पैसे लाओ। जब देखो उस खटारा साइकिल के साथ घूमते हो। बीवी की बात सुनकर कैलाश उदास हो जाता है। अगले दिन अपनी साइकिल के थैले पर कुछ लोगों को बिठाकर जल्दी से जाने के लिए एक छाते की हैंडल से बस के पीछे की रॉड को पकड़ लेता है और तेजी से जाने लगता है। थोड़े दूर जाते ही बस की तेजी से साइकिल और ठेला सबके साथ नीचे गिर जाते हैं। तभी उसका साइकिल पूरा खराब हो जाता है। अगले दिन उसका दोस्त प्रभु के पास गया और ऐसा बोला, अरे यार प्रभु, तुम्हें पता है ना कि कल मेरा साइकिल और थैला खराब हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ पैसा उधार देगा तो अच्छा होगा यार। कैलाश भाई, पैसा उधार देना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन पैसों से तुम करोगे क्या? यार मैं एक साइकिल हेलीकॉप्टर बनाऊंगा। तुझे पता है ना मुझे हेलीकॉप्टर कितना पसंद है। मुझे हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना ही है, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने सब प्लान रेडी करके रखा है। कैलाश का दोस्त उसे पैसा देता है और कैलाश अगले ही दिन से साइकिल हेलीकॉप्टर बनाने में लग जाता है। थोड़े दिन के बाद साइकिल हेलीकॉप्टर रेडी हो जाता है और कैलाश सबको बिठाकर घुमाता है, लेकिन कोई भी उसमें बैठने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं थी और ऊपर जा नहीं सकती थी। एक दिन उसकी बीवी ऐसी बोली, अरे ये साइकिल हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं तो कौन बैठेगा? मेरी बात मानकर उसमें एक इंजन फिट कर दो और सबको आकर्षित करने के लिए गोल्डन कलर डाल दो, तब देखना मजा। कैलाश ऐसा ही करता है। साइकिल हेलीकॉप्टर में एक इंजन लगा देता है और पूरे हेलीकॉप्टर को सोने का रंग देता है। फिर सभी यात्रियों को लेकर गोल्डन हेलीकॉप्टर में घुमाता है। थोड़े ही दिन में गोल्डन साइकिल हेलीकॉप्टर बहुत ही फेमस हो जाती है। उसके गांव के लोग और शहर के लोग भी उस गोल्डन साइकिल हेलीकॉप्टर में सवारी होने के लिए आने लगे। ऐसा ही बहुत सारा पैसा कमाया
और उसकी दोस्त के पैसे वापस कर लिया। फिर एक दिन उसकी बीवी पूजा और बेटा प्रीतम को लेकर ताजमहल, चार मीनार, गोल्डन टेम्पल और कुतुब मीनार सभी जगह दिखाया। इंदौर नाम का एक शहर में बिरजू नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। बिरजू बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उस मटन शॉप में काम करके घर के लिए पैसे कमाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। संजू एक बिगड़ा हुआ इंसान और एक बेवड़ा था। वह हर रोज सुबह से लेकर शाम तक अपने नालायक दोस्तों के साथ पीता था और मौज मस्ती करता था। एक दिन जब बिरजू मटन शॉप में काम कर रहा था, तभी संजू वहां आकर ऐसा बोलने लगा। पापा जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। लगता है आज का कमाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। और हाँ, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, इसीलिए 1 किलो बोटी, 1 किलो कीमा और 1 किलो नल्ली भी पार्सल कर दो। अरे नालायक, तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि तुमसे कुछ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों के साथ पार्टी करना मालूम है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को काम में हाथ बटाना नहीं आता। हे भगवान, कब सुधरेगा ये? मैं तुम्हें 50 ग्राम का मटन भी नहीं दूंगा और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से नालायक। ऐसा बोलते ही संजू वहां से चला जाता है। सारे दोस्त उसका वादा नहीं निभाने के वजह से संजू का मजाक उड़ाते हैं। संजू बहुत गुस्से में आकर कुछ करने की सोचता है। फिर उसकी दोस्तों की मदद से उनके पापा के मटन शॉप में ही चोरी करने की सोचते हैं। चोरी करके मटन को पकाकर खाने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। तभी एक दोस्त ने ऐसा बोला, अरे यार, इन गांव में तो हमको कोई भी जगह नहीं देगा। हमको एक अंडरग्राउंड सीक्रेट होम बनाना है, ताकि हम वहां पर अच्छी तरह से पी सकें, खा सकें और मौज मस्ती कर सकें। सब लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ ही दिन में एक अंडरग्राउंड घर बना देते हैं। वहां पर सब चीजों का इंतजाम भी कर देते हैं। फिर हर रोज जाकर उनके पापा के मटन शॉप से एक एक बकरी को लाकर उसे पकाकर खाते थे। कुछ दिन ऐसा ही चला, लेकिन हर रोज शॉप से गायब होते हुए बकरियों को देखकर बिरजू को शक हो जाता है। हर दिन वो बकरियों को गिन के जाता था, लेकिन अगले दिन देखने पर एक बकरी कम पड़ती थी। फिर एक रात चुपके से शॉप में रह जाता है और देखता है। कुछ देर के बाद उसका बेटा संजू वहां पर आता है और बकरी को उठाकर लेके जाता है। तभी बिरजू कुछ नहीं बोलता है। मुझे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं देखूंगा कि संजू इसे कहां लेके जा रहा है। जब बिरजू उसका पीछा करता है तो देखता है कि संजू एक भूमिगत घर में जाता है और वहां पर मौज करता रहता है। अगले दिन बिरजू पुलिस को लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और सभी को पकड़ा देता है। पुलिस सब दोस्तों को, संजू को भी अरेस्ट कर लेती है। चोरी के इल्जाम में जेल में डाल देती है। पापा जी, मुझे बचाओ, मैं आपका बात सुनूंगा। चल फुट नालायक, इतना मेहनत करके पकड़वाया है छुड़ाने के लिए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जब तक इसको अकल नहीं आता और सुधर नहीं जाता, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए।